मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 यानी मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मजदूरी भुगतान अधिनियम या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ये एक प्रकार का लेबर लेजिस्लेशन यानी मजदूरों से जुड़ा हुआ एक कानून है, एक लॉ है। और इसका जो कानून को बनाने का जो पर्पस क्या था कि एक प्रकार से जो मेन उद्देश्य है कि टाइम पर जो वेजेस का और जो है पेमेंट किया जाए मजदूरों को, ठीक है ना। ये इसका जनरल पर्पस है। और इस एक्ट को या इस कानून को जो भारत में 28 मार्च 1937 को लागू किया गया और वर्तमान में ये कानून पूरे भारत में लागू होता है। और अब हम इसमें समझेंगे कि ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, इसके इस लॉ के बनाने के पीछे जो मेन रीजंस क्या थे, क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। अब देखिए, ये जो एक्ट बनाया गया था, ये रॉयल कमीशन ऑन लेबर के रिकमेंडेशन के आधार पर बनाया गया। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार पूछा जाता है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, वो किसके रिकमेंडेशन पे बना। तो बताना है कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर के रिकमेंडेशन पर इस लॉ को बनाया गया। और अब हम देखिए इसमें समझेंगे कि ये जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। तो कॉन्सेप्ट यानी जो है रीजन, कारण क्या थे इस एक्ट को या इस लेबर लेजिस्लेशन को बनाने का। अब देखिए, एक है एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर। और इसके बाद ये है पेमेंट ऑफ वेजेस। एम्प्लॉयज, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को यदि हमें समझना है कंप्लीटली, तो इसके पीछे क्या रीजन था, क्या थॉट थे, उनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब
देखिए इस पूरे डायग्राम को हम समझते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, इसको बनाने के पीछे जो क्या थॉट या क्या विचार या क्या रीजंस रहे होंगे। ठीक है, देखिए जो पेमेंट है वो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयज को किया जाता है। ठीक है ना, एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करता है, जो भी एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो प्रॉब्लम क्या थी, उस जो पेमेंट ऑफ वेजेस के सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम ये थी कि ये फर्स्ट है अनटाइमली पेमेंट। ठीक है, जो पेमेंट किया जाता था एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज को, वह एक प्रकार का अनटाइमली पेमेंट था। यानी जब मर्जी पेमेंट कर रहे हैं आप, जो जैसे वीक के अकॉर्डिंग कर रहा है कोई एम्प्लॉयर जो है एक प्रकार से जो मंथली कर रहा है, कोई क्वार्टरली कर रहा है या कोई ईयरली कर रहा है, और कई ऐसे एम्प्लॉयर है जो वर्षों तक जो मजदूर है या लेबर है उनका पेमेंट नहीं करते थे। ठीक है ना, यानी कोई एक प्रकार से आज हम देखते हैं ना कि कुछ जॉब ऐसी है जिसमें डेली बेसिस पर पेमेंट किया जाता है, कुछ ऐसा जॉब है जिसके अंदर मंथली बेसिस पर पेमेंट किया जाता है। बट गवर्नमेंट के यदि रूल देखें तो सभी प्रकार की जॉब में अधिकतम जो है आप 1 मंथ के बाद लोगों को उनका काम का मजदूरी देना जरूरी है। ठीक है ना, यानी अधिकतम आप 1 मंथ तक किसी का पेमेंट रोक के रख सकते हैं, उसके बाद आपको उनका पेमेंट करना जरूरी है। तो पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले जो एम्प्लॉयर है या जो नियोक्ता है या सर्विस प्रोवाइडर है अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से जब चाहे पेमेंट दे सकता था और जब चाहे मना कर सकता था। ठीक है ना, यानी कोई लेबर लेजिस्लेशन या इस प्रकार का कानून ही नहीं था कि इस प्रकार के पेमेंट के संबंध में यदि कोई डिस्प्यूट है या कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान निकाला जा सके। सभी एम्प्लॉयर अपनी सुविधा के अनुसार, यहाँ पर वो लेबर की कोई भी जो है प्रॉब्लम को नहीं देखते थे, ना ही समझते थे। अपनी सुविधा किसमें है, उनका फायदा किसमें है एम्प्लॉयर का, वो अपने अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं उनको वेजेस का पेमेंट करते थे। ठीक है ना, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक वर्कर के लिए, एक लेबर के लिए, कि यदि उसे टाइम से पेमेंट नहीं मिलता है अपना मजदूरी का, तो फिर घर चलाना भी मुश्किल है, अपना जो दैनिक जीवन है उसका निर्वाह करना वो भी मुश्किल है, क्योंकि वर्कर के पास इतना पैसा नहीं है कि इतनी सेविंग नहीं होती कि वह उस सेविंग का यूज करके और अपने जीवन और अपने फैमिली का निर्वाह कर सके, उसका जो है एक प्रकार से टेक केयर कर सके। तो मजदूर को टाइमली पेमेंट देना जरूरी है, और पहले टाइम से पेमेंट नहीं मिलता था, सब अपनी सुविधा के अनुसार, अपने इजीनेस के अनुसार जो है पेमेंट करते थे। और अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम क्या थी, पेनल्टी फाइन्स। ठीक है ना, अनजस्टिफाइड। अब देखिए जो पेनल्टी हम फाइन की बात कर रहे हैं, तो पहले ये सिस्टम था कि जो एम्प्लॉयर है, जैसे किसी वर्कर का जो सैलरी है वो 5,000 रुपये बन रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या करते थे कि 5,000 में से और 3,000 रुपये किसी न किसी बात के काट लेते थे। ठीक है ना, कोई पेनल्टी लगा के, कोई फाइन के रूप में, ठीक है ना, ऐसे कह दिया जाता था कि आप टाइम पर नहीं आए, आपने कम काम किया है, आपकी वजह से ये नुकसान हुआ है। तो विदाउट एक तरीके से बिना किसी औचित्य के, बिना किसी वैलिड रीजन के जो कर्मचारियों की या वर्कर्स की जो सैलरी थी वो काट ली जाती थी। ठीक है ना, और जो एक प्रकार से देखा जाए तो जो सैलरी होती थी जैसे 5,000 है, तो उसमें से वर्कर को जो पेमेंट है वो केवल 2,000 रुपये या 1,000 रुपये तक ही किया जाता था। ठीक है ना, अब आप देखिए जो वर्कर्स है वो क्या कर सकता है, उसके पास तो कोई कानूनी अधिकार ही नहीं था, क्योंकि अधिकार भी तब दिया जाता है वर्कर को जब इस प्रकार का लॉ हो। अब बिना लॉ के वर्कर्स को कोई राइट्स नहीं है, वो ना तो कुछ कर सकता है। ठीक है ना,
तो जितना मर्जी जो एम्प्लॉयर है वो कर्मचारी की सैलरी में से कटौती कर देते हैं कि किसी न किसी बात के, ठीक है ना, कोई भी बात हो सकती है उसमें कि कर्मचारी को ये कह दिया कि भाई आपने काम ढंग से नहीं किया, पैसा काट लिया। ये भी कह सकते हैं आप टाइम पर नहीं है, फिर पैसा काट लिए, ठीक है ना। और फिर क्या है, यानी जो एक प्रकार से उचित मजदूरी कर्मचारियों की बनती थी, वर्कर की बनती थी, लेबर्स की बनती थी, उसका भी वो लोग पेमेंट करना जो है, जो सर्विस प्रोवाइडर या जो एम्प्लॉयर है वो नहीं करते थे। तो एक ये भी सबसे बड़ी समस्या थी। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द अमाउंट ऑफ वेजेस, यानी जो पेमेंट करते थे वेजेस का उसमें भी कोई समानता नहीं थी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। यानी कोई जानकार है लेबर तो उसको ज्यादा पेमेंट दे दिया, जानकार नहीं है तो उसको बहुत कम पेमेंट दे रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, ठीक है ना, वेजेस के आधार पर सबके साथ भेदभाव कर रहे हैं, अपने रिलेशन के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं कि जो रिलेटिव है उनको ज्यादा वेजेस, जो रिलेटिव नहीं है उनको कम वेजेस। कुछ ऐसे वर्कर हैं जो ज्यादा चापलूसी करते हैं, ठीक है ना, बटरिंग करते हैं तो उनको ज्यादा वेजेस दे दिया। जो ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है ना, तो उनको हो सकता है कि कम वेजेस दे। तो इस प्रकार का जो सिस्टम था कि जो वेजेस का जो पेमेंट है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, और जो वर्कर्स है या लेबर है उनका एक्सप्लॉयटेशन एम्प्लॉयर के द्वारा जो कंटिन्यूसली किया जा रहा था। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट ने महसूस किया, और ये जो मैं आपको ऊपर मैंने बताया कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर, इसके रिकमेंडेशन के आधार पर, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये 1936 का लॉ है, यानी ये लॉ अंग्रेजों ने बनाया था इंडिया के अंदर। और आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आजादी से पहले भारत के अंदर जो लेबर है उसकी क्या स्थिति रही होगी, ठीक है ना। तो उस एक प्रकार से एडवर्स जो सिचुएशन है उसके अंदर जो इस प्रकार के लॉ की आवश्यकता महसूस की गई, और जो उस समय का जो गवर्नमेंट है, जो भी इंग्लिश गवर्नमेंट, उसने एक कमीशन जो है जो कॉन्स्टिट्यूट किया, एक आयोग बनाया, ठीक है ना, जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन लेबर। और उसको एक कार्य सौंपा गया कि वह जो मजदूरों के को पेमेंट से, वेजेस के पेमेंट से संबंधित जो समस्या है उसके समाधान के लिए कोई कानून बनाए या कोई कानून बनाने के संबंध में सुझाव दे। तो उसने सुझाव दिया इस प्रकार के कानून बनाने के लिए, ताकि जो ये समस्याएं थी पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड, अनटाइमली पेमेंट है, यानी कोई समय की आधारित जो है भुगतान प्रणाली नहीं थी, जब मर्जी पेमेंट करते थे, फिर पेनल्टी या फाइन बताकर मजदूरी में से बहुत सारी अनावश्यक रूप से कटौती कर लेते थे। और इसके अलावा जो एक प्रकार से एक सभी वर्कर्स को समान मजदूरी, है ना, तो इस प्रकार का भी कोई सिस्टम नहीं था। जितना मर्जी वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने रिलेशन के अनुसार, अपनी बिलोंगिंगनेस के अनुसार लोगों को मजदूरी जो है पे करते थे, ठीक है ना। एक को 500 दे रहे हैं डेली के, एक को 100 रुपए में काम करवा रहे हैं, एक को 200 में काम करवा रहे हैं, एक को 700 में काम करवा रहे हैं। इस प्रकार से ये एक प्रकार से बायसनेस था जो है मजदूरी के भुगतान में। तो इन समस्याओं को देखते हुए और रॉयल कमीशन ऑन लेबर है उसने रिकमेंडेशन दिया और इस लॉ को फिर बनाया गया। अब देखिए इस लॉ को बनाने का क्या फायदा हुआ या क्या सॉल्यूशन हम निकालना चाहते थे इस लॉ को बनाने के। तो सॉल्यूशन ये था कि टाइम से जो है वर्कर्स को या लेबर्स को पेमेंट मिले उनका वेजेस का, और यूनिफॉर्मिटी पेमेंट यानी एक समान पेमेंट मिले। एक प्रकार के जो कार्य करने वाले वर्कर्स को या लेबर्स को एक समान पैसा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं एक व्यक्ति 10 यूनिट बना रहा है किसी भी प्रोडक्ट की, उसको 500 रुपए, दूसरा भी 10 यूनिट बना रहा है उसको 300 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सभी को एक समान जो मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। तो इसके लिए ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस है वो इसमें हेल्प करता है। फिर उसके बाद है डिडक्शन टू बी अलाउड आर स्पेसिफाइड, और किस प्रकार की जो कटौती है या कौन कौन सी कटौतियां मजदूरी में से
जो एम्प्लॉयर या सर्विस प्रोवाइडर जो नियोक्ता है वो कर सकता है, यानी ऐसी कौन सी कटौती है जिनकी इजाजत जो है जो एम्प्लॉयर है या नियोक्ता है उसे है, तो उनके संबंध में भी डिफाइन किया गया कि ताकि जो वर्कर्स है या लेबर्स है उनके वेजेस से अनावश्यक जो कटौती जो पहले की जा रही थी एम्प्लॉयर के द्वारा उसको रोका जा सके। और यदि कोई कटौती जरूरी है करना, जैसे कोई वर्कर जानबूझकर लापरवाही से कोई कार्य करता है उसके वजह से सर्विस प्रोवाइडर को नुकसान होता है, तो ऐसे में जो इस प्रकार की जो कटौती है जो लापरवाही से किए गए कार्यों की वजह से हुई है, तो ऐसी कटौती जो है जस्टिफाइड होती है। तो इस प्रकार की कटौतियों को जो जस्टिफाइड है उनको स्पेसिफाई करना है ताकि जो वर्कर्स के जो राइट है टू रिसीव द कंप्लीट पेमेंट ऑफ वेजेस उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये जो उसके पीछे जो लॉजिक था, रीजन था, ये जो है लेबर लेजिस्लेशन या जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को बनाने का। आप इसको नोट करें, ठीक है ना, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये आपको बहुत आसानी से जो है एक ओवरव्यू दे सकता है इस एक्ट को समझने के बारे में। बाकी जो किन पर ये अप्लाई होता है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, अदर प्रोविजंस क्या है इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो पहले आपने इसे नोट कर दें। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबल यानी ये किन पर लागू होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, एवरी फैक्ट्री प्रत्येक प्रकार का जो कारखाना है, फैक्ट्री है, उस पर ये जो एक्ट है वो लागू होता है। अब आप पूछेंगे कि फैक्ट्री का मतलब क्या है, तो फैक्ट्री का मतलब जानने के लिए आप फैक्ट्रीज एक्ट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि फैक्ट्री का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी जो है इसके वीडियो बना दिए हैं, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो प्रत्येक फैक्ट्री पर ये एक्ट है वो लागू होता है। नेक्स्ट है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो रेलवे प्रशासन है उसके अधीन काम करने वाले जो वर्कर्स है या जो संस्थाएं हैं उन पर भी ये लागू होता है। नेक्स्ट है एनी इंडस्ट्रियल और अदर इस्टेब्लिशमेंट तो जो अन्य उद्योग है या अन्य जो प्रतिष्ठान है उन पर भी लागू होता है। तो उसमें कौन कौन से जो प्रतिष्ठान है जिन पर लागू होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब
ट्रामवे सर्विसेज और मोटर ट्रांसपोर्टेशन अब देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि एनी इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना, इन पर ये किस प्रकार से लागू किया जा सकता है कि यदि इन्हें एडवांस में 3 महीने का एग्रीम नोटिस देकर इन पर लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। अभी जैसे दिसंबर चल रहा है और किसी भी जैसे और जो है ऑर्गेनाइजेशन है या एस्टेब्लिशमेंट है, उस पर लागू करना है, ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, तो 3 महीने का एडवांस में नोटिस देके उसको कह सकते हैं कि भाई 3 महीने बाद में आपके ऑर्गेनाइजेशन पर ये एक्ट लागू होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें कौन कौन से जिन पर सरकार लागू कर सकती है, तो फर्स्ट है ट्रामवे सर्विसेज और मोटर ट्रांसपोर्ट। ट्रामवे का मतलब क्या है कि जो रोड पर जो ट्रेन चलती है, ठीक है ना, ये ट्राम्स वगैरह है, ये कोलकाता के अंदर चलती है, ठीक है, तो उसमें काम करने वाले वर्कर्स हैं, उसके अंदर ये जो है उन पर ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लग सकता है। या जो मोटर ट्रांसपोर्टेशन का व्यवसाय करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, उसके में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उन पर ये लग सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट यानी जो वायु यातायात है उस पर भी जो है ये लग सकता है। नेक्स्ट है डोक या जेटी। अब देखिए, डोक या जेटी का मतलब क्या है कि जो घाट, नदियों के किनारे जो घाट बने होते हैं, ठीक है ना, उन पर काम करने वाले व्यक्ति जो नाव से सामान आता है, जहाज से सामान आता है, उसको उतारने का काम करते हैं, ठीक है ना, उस पर लदाने का, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, या समुद्र पर जो डॉक होता है, बंदरगाह वगैरह, ठीक है ना, तो उस पर काम करने वाले, ठीक है, बंदरगाह पूरे एरिया को बोलते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर जो एक प्रकार से स्टैंड बना हुआ है जहां पर लोडिंग अनलोडिंग का काम हो रहा है, उसको हम जेटी बोलते हैं, जो स्टैंड होता है, ठीक है ना, जहां पर पानी का जहाज खड़ा होता है, ठीक है, तो उसे हम पार्किंग जहां पर होती है उसको हम जेटी के नाम से जानते हैं। तो डॉक या जेटी के अंदर काम करने वाले वर्कर्स हैं, उन पर यह लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनलैंड वेसल्स। अब इनलैंड वेसल्स का मतलब क्या है? इनलैंड का मतलब क्या है? जो जमीन से मतलब पानी का ऐसा एरिया जो जमीन से घिरा हुआ, जैसे नदी है, तो नदी क्या है, जमीन से घिरी हुई है, यदि उसके अंदर कोई वेसल्स, पानी का जहाज चल रहा है, उसमें व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उन पर भी लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। कुछ बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है या गंगा नदी है, ठीक है ना, तो ये इतनी बड़ी नदियां हैं कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो भी है जो है जो इनलैंड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काम करता है। पानी के जहाज है, ठीक है ना, या फिर नाव है, उनके द्वारा व्यापार किया जाता है सामान, तो वहां पर जो काम करने वाले हैं इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन पर भी यह लागू हो सकता है। नेक्स्ट है माइंस और ऑयल फील्ड्स। अब देखिए, जो माइन यानी खदान में काम करने वाले हैं, माइन, तो उन पर ये लागू हो सकता है। और ऑयल फील्ड, ठीक है ना, ऑयल फील्ड मतलब जहां जमीन में तेल निकलता है, ठीक है ना, या जो तेल का की खोज की जाती है, तो उस जगह काम करने वाले वर्कर्स पर भी ये लो लागू हो सकता है। नेक्स्ट है ट्री प्लांटेशन या
प्लांटेशन का कार्य करने वाले जो वर्कर्स हैं उन पर भी ये लागू हो सकता है। वर्कशॉप, जो कार्यशालाएं हैं, ठीक है ना, जहां पर मैकेनिक काम करते हैं वहां पर ये जो है एक्ट लागू हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन पर भी ये लागू हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है वाटर सप्लाई, यानी पानी वगैरह की आपूर्ति के संबंध में कार्य करने वाले व्यक्तियों पर लागू हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो सभी आ गए। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जैसे जनरेशन है, यानी बिजली बनाने वाली जगह काम करने वाले व्यक्ति, फिर उसका ट्रांसमिशन है, ठीक है ना, जहां से बिजली बनती है फिर उसके अंदर जो ग्रिड में भेजी जाती है, ठीक है, तो वो ट्रांसमिशन। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि ग्रिड से जो लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई जाती है, ठीक है ना। तो देखिए बिजली का क्या है, बनती अलग जगह है, फिर उसके बाद में ग्रिड पर बिजली पहुंचती है, ठीक है ना, और उसके बाद उस बिजली का ट्रांसमिशन किया जाता है, कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है। तो जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। तो तीनों से जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है या तीनों से संबंधित काम करने वाले वर्कर्स हैं उन पर भी ये लागू हो सकता है, और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने यहाँ पर देखिए ऊपर बताया कि प्रत्येक फैक्ट्री पर लागू होता है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पर यह लागू होता है, बट एनी अदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पर भी ये लागू हो सकता है। और उसके लिए गवर्नमेंट को एडवांस में 3 महीने का नोटिस जारी करना जरूरी है, या अधिसूचना 3 महीने से पहले जारी करनी पड़ेगी कि जो नेक्स्ट 3 मंथ के बाद इन संस्थानों पर या इन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट पर ये जो एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, वो लागू होगा। फिर उन पर भी ये एक्ट है वो लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये जो इंट्रोडक्शन क्लास थी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का ये समझ में आया। अच्छा, एक बात मैं इनको आप नोट कर लीजिए पहले। एक तो प्रत्येक फैक्ट्री पर एक रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर इंडस्ट्रियल और एस्टेब्लिशमेंट पर। अब मैं यहाँ पर आपको 4 पॉइंट और बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान से समझिए। ये जो ये एक्ट है वे किन कर्मचारियों पर लागू होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर सरकार क्या है कि डिफाइन कर रखा है कि जो सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो पहले ये था कि जिसका 6,500, ठीक है ना, 6,500 पर मंथ से कम सैलरी है उस पर ये एक्ट लागू होगा, ठीक है ना। और अब इसको वैसे इसको प्रत्येक 5 साल के रिवाइज है जो किया जाता है इस सैलरी जो पैरामीटर को, और जो है लेटेस्ट 2012 के अंदर रिवाइज किया गया कि इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जिनका सैलरी 18,000 रुपए, ठीक है ना, प्रति माह से कम हो, 18,000 रुपए या उससे कम हो प्रति माह, उन पर ये एक्ट लागू होगा। अब ये 18,000 है, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये डिसाइड करती है, और जो
NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, उनके आधार पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है ना, तो उसके द्वारा श्रम मंत्रालय के द्वारा ये जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड की जाती है, लिमिट डिसाइड की जाती है। तो 3 पॉइंट्स आप समझ सकते हैं कि किन पर लागू होगा। तो फर्स्ट है प्रत्येक फैक्ट्री पर, सेकंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पर, और थर्ड है एनी अदर इंस्टीट्यूट और एस्टेब्लिशमेंट पर। एनी अदर के अंदर मैंने बहुत सारे आपको ये पॉइंट लिखाए हैं। आपको इसमें एक बात लिखना है कि इन ऑर्गेनाइजेशन पर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्ट लागू करना चाहती है तो एडवांस में 3 मंथ का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करना पड़ेगा, नोटिस सर्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी पहले से अधिसूचना जारी होगी, ठीक है ना। अब आगे 3 महीने बाद किसी पर यदि ये एक्ट लागू होगा तो उसको लिए आज जो नोटिफिकेशन जारी करना है, ऐसा नहीं कि कल से भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन पर भी ये एक्ट लागू हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही ये हो सकता कि भाई पिछली डेट से ये लागू होगा, ठीक है ना, जो फ्यूचर डेट से जो उसके लिए लागू होगा और उसके लिए 3 महीने पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जो 4th पॉइंट है वो ये है कि इसमें ये एक्ट उन्हीं कर्मचारियों या वर्कर्स लेबर्स पर लागू होता है जिनका मंथली सैलरी 18,000 रुपये या उससे कम हो, ठीक है ना। अब 1 लाख रुपए यदि कमाने वाला कोई व्यक्ति है तो उन पर ये एक्ट लागू नहीं होता है, चाहे वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में या संस्थाओं में, इस्टेब्लिशमेंट में या जो इंस्टीट्यूट में काम क्यों न करता, ठीक है ना। ये लिमिट है, क्योंकि जिसकी 1 लाख तनख्वाह है, सैलरी है, वो तो यदि उसको डिले भी कर दिया जाए सैलरी को तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास सेविंग ज़्यादा है तो वो उसका यूज कर सकता है। लेकिन जो 18,000 से कम कमाने वाला व्यक्ति है उसका तो पूरा जो पैसा है वो घर खर्च में निकल जाता है, सेविंग नहीं कर पाता, इस प्रकार का व्यक्ति है। तो इस प्रकार के व्यक्ति या जो वर्कर है, लेबर है, उनका जो वेजेज है उसको डिले नहीं किया जा सकता और उन पर ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है वो लागू होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।